नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी का लेक्चर नंबर 42। देखिएगा, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ टेस्टिकुलर साइकिल, यानी कि वर्षणीय चक्कर का या वर्षण शुक्राणु निर्माण क्रिया का एंडोक्राइन कंट्रोल। अब मैंने आपको उसमें बता दिया था कि किस प्रकार से शुक्राणु निर्माण होता है वर्षण में। उसके पश्चात आपको अपने कल जो डिस्कस कर रहे थे कि जो शुक्राणु बनते हैं उन शुक्राणुओं का एंडोक्राइन कंट्रोल कैसे होता है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो कंट्रोल होता है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस जो है वो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का स्राव करती है। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बनाती है। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है वो एडिनो हाइपोफाइसिस को प्रेरित करता है। एडिनो हाइपोफाइसिस दो तरह के हार्मोन बनाती है, एक बनाती है FSH और एक होता है LH। FSH क्या करता है, टेस्टिस में जाकर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेफेरस ट्यूब्यूल्स, इनको प्रेरित करता है, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया पूरी होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस चलता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जैसे ही होता है तो जिससे क्या किसका निर्माण होता है, स्पर्म का। अब आपको बताया था कि स्पर्म जैसे बनते हैं तो स्पर्म आगे जाकर के सर्टोली सेल से चिपक जाते हैं। सर्टोली सेल क्या करती है, उनको आलंबन सारा पोषण प्रदान करती है। अब यदि सर्टोली कोशिका से चिपके शुक्राणुओं की संख्या अधिक हो जाती है तो सर्टोली कोशिका के द्वारा इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन बनता है। ये भी प्रोटीन हार्मोन जो हाइपोथैलेमस के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालता है, जिससे क्या होता है कि शुक्राणु निर्माण कुछ समय के लिए रुक जाता है। तो इसका मतलब इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन जो है वो FSH के विपरीत कार्य करता है, यानी कि FSH शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है, जबकि इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन जो कि सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है वो क्या करता है, शुक्राणु की क्रिया को रोक देता है। जबकि FSH एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होता है, जो कि शुक्राणु क्रिया निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है। तो दो हार्मोन ये हो गए। उसके अलावा LH की यदि बात करें तो ये लीडिंग जो सेल्स होती है किसकी, टेस्टिस की, इनको प्रेरित करके टेस्टोस्टेरोन निर्माण को प्रेरित करता है, जिससे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनका डेवलपमेंट होता है और साथ में जो सेक्स ऑर्गन उनका भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो ये दोनों, ये इस प्रकार से कुछ हार्मोन का, एक तो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हो गया हाइपोथैलेमस का, एडिनो हाइपोफाइसिस के FSH और LH दोनों का अलग अलग काम है। दोनों का टारगेट ऑर्गन हालांकि टेस्टिस ही होता है। टेस्टिस में जाकर ही दोनों हार्मोन क्या करते हैं, अपना कार्य करता है। ये शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये अंतराली कोशिकाओं को या लीडिंग सेल्स को या इंटरस्टिशियल सेल को टेस्टोस्टेरोन के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। और जो फोर्थ हार्मोन है वो कौन सा, इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन, जो सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है, जो कि शुक्राणु निर्माण की क्रिया को कंट्रोल करता है, या यूँ कह सकते हैं कि शुक्राणु निर्माण की क्रिया को एक प्रकार से उसको संतुलित किए रखता है कि भी शुक्राणु ज़्यादा भी नहीं बने और कम भी नहीं बने, यानी वो बनते जाएं और आगे रेटे टेस्टिस की ओर खिसकते सकते जाते हैं। ये जो है ऑल ओवर अपना जो कंट्रोल है ये क्या कहलाता है, न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब है इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है कि जो फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्रजनन को प्रभावित करने वाले कारक, तो इनके लिए भी अपने बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक है जो कि शुक्रजनन क्रिया को प्रेरित करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि जो हेडिंग अपनी फैक्टर इफेक्टिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, फैक्टर अफेक्टिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, इसके अंदर देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं एज की। किसकी बात करते हैं, एज की या आयु की बात करते हैं। एज की यदि हम बात करें या आयु की बात करें तो आयु का बहुत इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर, स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर। क्योंकि देखिएगा स्टूडेंट, होता क्या है कि जो आयु होती है 12 से 15 वर्ष की आयु, जिसको हम कहते हैं प्यूबर्टी स्टेज, उस स्टेज के अंदर शुक्राणु निर्माण की क्रिया प्रारंभ होती है। उस स्टेज में क्या होता है, शुक्राणु निर्माण की क्रिया प्रारंभ होती है और शुक्राणु निर्माण
12 से 15 वर्ष की आयु से चल करके जो नर होते हैं इनके अंदर जीवन भर चलता है, इनके अंदर क्या है, जीवन भर चलता है। और अब होता क्या है कि जब 12 से 15 वर्ष की आयु से लेकर के लगभग 30 वर्ष 35 वर्ष की आयु होती है, उस दौरान तो क्या है कि शुक्राणु निर्माण बहुत तेज़ी से होता है, या कह सकते हैं कि स्वस्थ तरीके से होता है। परंतु जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है कि शुक्राणु निर्माण तो हालांकि होता रहता है, परंतु जो शुक्राणु निर्माण की क्रिया है वो थोड़ी मंद हो जाती है। शुक्राणु निर्माण की क्रिया क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। तो अतः आयु का या एज का अपन ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आयु बढ़ेगी या वृद्धावस्था की ओर जाता है तो कोशिका विभाजन की दर कम हो जाती है, जिससे शुक्राणु निर्माण की क्रिया भी रुकती नहीं है, मंद हो जाती है या कम हो जाती है। तो एज का यही इफेक्ट है। दूसरा अपने बात करें सीजन का या ऋतु का, दूसरा इफेक्ट किसका है, सीजन या ऋतु का। अब ऋतु का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो अपने ऋतु प्रजनक जंतु हैं उनके अंदर एक विशेष ऋतु के अंदर जनन होता है। और जैसे अपने बात की थी कि कुछ स्तनधारी जैसे अपने चूहा, गिलहरी, बिल्ली, कुत्ता, इनके अंदर क्या होते हैं, वर्षण जो होते हैं वो उदरगुहा में रहते हैं, परंतु एक जब इनके अंदर जनन काल आता है, या कह सकते हैं कि ये सीजनल ब्रीडर होते हैं, तो जैसे इनके अंदर जनन की ऋतु आती है तो उस समय क्या होता है कि जो शुक्राणु वर्षण है वो उदरगुहा से किस में आ जाते हैं, वर्षण कोष में आ जाते हैं। तो इसलिए इन जंतुओं के अंदर जो सीजन या ऋतु है वो भी इफेक्ट करती है, क्योंकि उसी ऋतु के अंदर उदरगुहा से वो वर्षण कोष में आते हैं, शुक्राणु निर्माण की क्रिया प्रेरित करते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें भौतिक कारक, अगला कौन सा है, फिजिकल फैक्टर या भौतिक कारक। भौतिक कारक की बात करें तो इसके अंदर अपने एक्सरेज हैं, उसके अलावा गामा किरणें हैं, कोस्मिक किरणें हैं, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या कर देती है, मंद करती है। क्या करती है, मंद कर देती है। और यदि एक्सरे या एक्सरे या गामा किरणें इनके प्रभाव में या कोस्मिक किरणों के प्रभाव में यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक रहता है तो इनके अंदर कैंसर, क्योंकि इनका इफेक्ट कार्सिनोजेनिक होता है, तो कैंसर होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। उसके अलावा यदि हम भौतिक कारक में अपनी और बात करें फिजिकल फैक्टर में, कि इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर का बहुत योगदान है, क्योंकि हमने बात की थी कि जो शुक्राणु होते हैं वर्षण जो होते हैं वर्षण कोष में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है तापमान जो है शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम होता है। अब यदि वर्षण कोष का तापमान यदि बढ़ जाता है तो जिससे शुक्राणु निर्माण नहीं होगा, तो इस कारण तापमान का भी क्या है कि शुक्राणु निर्माण के अंदर योगदान रहता है। यदि तापमान सामान्य है तो शुक्राणु निर्माण होता रहेगा, और यदि तापमान बढ़ जाता है वर्षण कोष का या उदरगुहा को, तो या यूँ कह सकते हैं शरीर का तापमान अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा, शुक्राणु निर्माण की क्रिया या स्पर्मेटोजेनेसिस मंद हो जाता है। और कई बार जब तीव्र जोर चढ़ती है तो जोर के कारण व्यक्ति में बंधिता भी उत्पन्न हो सकती है। उसके अलावा विटामिन ई की बात करें, विटामिन ई जो है वो वर्षण के अंदर जो जननिक उपला कोशिकाएं हैं उनके लिए आवश्यक होता है, क्योंकि ये विटामिन ई जो होता है जनन उपला को बनाए रखता है। और यदि इस विटामिन की कमी हो जाती है तो जिससे जनन उपला ह्रासित हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया या शुक्राणु निर्माण की क्रिया कुछ क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है। तो इस प्रकार ये जो सभी कारक है, ये सभी कारक क्या है, शुक्राणु निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हैं। अब बात करते हैं कि थोड़ा सा इसमें और बात कर लें कि टेस्टोस्टेरोन जो है, टेस्टोस्टेरोन का क्या क्या कार्य है। तो टेस्टोस्टेरोन की यदि हम बात करें तो नर के अंदर बनता है टेस्टोस्टेरोन, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा बनता है या इंटरस्टिशियल सेल के द्वारा बनता है या अंतराली कोशिकाओं के द्वारा बनता है, एक ही बात है। अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग सेल्स होती हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ कि अपनी जो शुक्रजनक नलिका होती है उसके चारों ओर जो संयोजी उत्तक भरा होता है, उस संयोजी उत्तक के अंदर कुछ अंतराल पर या कुछ दूरी पर स्थित होती है समूह के अंदर, तो इन कोशिकाओं को अंतराली कोशिका कहा जाता है, अर्थात वर्षण के अंदर पाई जाती है। इनके द्वारा जो स्रावित टेस्टोस्टेरोन है उनके कार्य क्या है, ये मैं थोड़ा बता देता हूँ कि टेस्टोस्टेरोन जो है प्यूबर्टी की स्टेज के अंदर जो जननांग होते हैं, जैसे वर्षण है, वर्षण कोष है, पेनिस है, इनके वृद्धि को या ग्रोथ को क्या करता है, प्रेरित करता है। उसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जो है ये रोम वितरण को भी प्रभावित करता है, जिसके कारण अपना जो चेस्ट और जो प्यूबिक एरिया होता है, जननांगों का वाला जो एरिया होता है, वहाँ पर हेयर्स जो है उगने शुरू हो जाते हैं, रोम उगने शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा इसी हार्मोन के प्रभाव के कारण नर के अंदर जो दाढ़ी और मूंछ है उसका क्या होता है, विकास होता है। उसके अलावा जो अपने बात करें कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो नर के अंदर लैरिंक्स यानी अपना जो स्वर उपकरण है उसके आकार को बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या होता है कि नर की जो आवाज़ होती है वो मादा की तुलना में क्या होती है, अधिक भारी होती है। और
इसे एडम सैंपल कहते हैं। वैसे इस बड़े आकार को हम क्या कहते हैं, एडम एप्पल कहते हैं। उसके अलावा टेस्टोस्टेरोन के कारण क्या होता है, जो नर की त्वचा होती है मादा की त्वचा की तुलना में थोड़ी सी मोटी होती है और यूँ कह सकते हैं कि ज़्यादा बाह्य आघातों को सहन करने वाली होती है। उसके अलावा नर की जो पेशियाँ होती है वो मादा की तुलना में अधिक विकसित होती है। उसका कारण भी क्या है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही होता है। उसकी तुलना में यदि हम बात करें बेसल मेटाबॉलिक जो रेट होती है वो भी नर की क्या होती है, मादा की तुलना में अधिक होती है और लगभग 15% तक क्या होती है, अधिक होती है। और आरबीसी की तुलना जो संख्या होती है वो नर के अंदर मादा की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। जैसे लगभग नर के अंदर 48 से 50 लाख प्रति घन mm होती है, जबकि मादा के अंदर लगभग ये 45 लाख के करीब प्रति घन mm के करीब होती है। तो इस प्रकार ये सभी जो रीजन है ये सब किसके कारण होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होते हैं। तो स्टूडेंट आज अपने भी जो पढ़ा है वो पढ़ा है अपने क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस, या यूँ कह सकते हैं कि टेस्टिकुलर साइकिल को अपने पढ़ लिया है। अब अपने जो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है इसके अंदर, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक क्या है, टेस्टिकुलर एंड ओवेरियन साइकिल एंड न्यूरोएंडोक्राइन कंट्रोल अपनी ये चल रहा है। तो अपने टेस्टिकुलर साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गई है, उसको अपने टेस्टिकुलर साइकिल में कौन कौन सी घटनाएं घटती है वो देख लिया। फिर अपने उसके जो न्यूरोएंडोक्राइन कंट्रोल है उसको देख लिया। अब अपना जो नेक्स्ट इसी का टॉपिक है, इसी यूनिट का सेकंड टॉपिक ओवेरियन साइकिल। कौन सा है, ओवेरियन साइकिल एंड न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवेरियन साइकिल की, फिर इसके न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल की हम बात करेंगे। तो ओवेरियन साइकिल की यदि हम बात करें तो ये क्या होता है ओवेरियन साइकिल। तो देखिएगा स्टूडेंट, ओवेरियन साइकिल के अंदर मतलब ओवरी, मेनली कौन सा, ओवरी कि ओवरी के अंदर पुट्टक व अंडे का निर्माण, क्योंकि अंडे की जब हम बात करेंगे तो पुट्टक का निर्माण वहाँ होता ही होता है। तो पुट्टक व अंडे के निर्माण की क्रिया और अंडे का अंडाशय से बाहर निकलना क्या कहलाता है, ओवेरियन साइकिल कहलाता है। अब देखिएगा ओवेरियन साइकिल की यदि हम बात करें तो थोड़ा सा उससे पहले अपने को ओवरी की स्ट्रक्चर को समझना क्या है, आवश्यक है। उसकी स्ट्रक्चर अपने थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके पश्चात अपने क्या है टॉपिक पर आते हैं। तो ओवरी की यदि हम बात करें तो महिलाओं के अंदर 2 ओवरी पाई जाती हैं और जो कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाई जाती है, जो कि रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित रहती हैं। और ये जो ओवरी होती हैं इनके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम जो है, जर्मिनल एपिथेलियम कोशिकाएं पाई जाती है जो कि oogenesis के द्वारा अंडाणुओं का निर्माण करती है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको स्ट्रक्चरल इसकी संरचना अपने देखते हैं कि ये संरचना में किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले अपने इसकी संरचना को देखते हैं ओवरी की।
ये संरचना होती है स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। अब स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो सबसे पहले ओवरी संख्या में एक जोड़ी होती है जो कि मादा के अंदर कशेरुकरण के दोनों ओर पाई जाती है। अब देखिएगा इसके अंदर स्टूडेंट जो अपने मेन चीज़ जो है, अब इसके अंदर अपने ओवेरियन साइकिल को देखना है और साथ में जो ओवरी है इसके अंदर जो अंडाणु निर्माण की क्रिया वो किस प्रकार से होती है इसकी अपने अब बात करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले ओवरी की यदि बात करें तो ओवरी के अंदर जो उपकला कोशिका पाई जाती है वो चूंकि जनन में भाग लेती है इसलिए इसको कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम लेयर। वैसे ओवरी के बाद ट्यूनिका वेजाइनलिस की एक लेयर पाई जाती है। ट्यूनिका वेजाइनलिस के अंदर की ओर क्या होती है, ये जर्मिनल एपिथेलियम लेयर होती है। उसके बाद में देखिएगा कि इसके अंदर जो बढ़ा हुआ संयोजी ऊतक है, ओवरी के अंदर जो बढ़ा हुआ संयोजी ऊतक है उसको कहा जाता है स्ट्रोमा। क्या कहलाता है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा दो भागों में बंटा होता है, कोर्टेक्स और मेडुला। कोर्टेक्स यानी स्ट्रोमा का परिधीय भाग कोर्टेक्स कहलाता है जिसके अंदर पुटक पाए जाते हैं विभिन्न अवस्थाओं में, और मेडुला जो है वो बीच का भाग होता है। स्ट्रोमा के बीच का भाग मेडुला होता है, परिधि का भाग क्या होता है, कोर्टेक्स होता है। अब देखिएगा उसके अलावा यहाँ पर ब्लड वेसल्स है, तंत्रिका कोशिकाएं हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करें अपने बात करें कि ओवरी के अंदर क्या होता है कि बहुत तरह के पुटक पाए जाते हैं जो भिन्न भिन्न अवस्थाओं के होते हैं। उनकी अपने बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पुटक बनता है उसको कहते हैं प्रीमोर्डियल फॉलिकल। क्या कहा जाता है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल। उसके बाद में प्रीमोर्डियल फॉलिकल के बाद में बनने वाला फॉलिकल कौन सा है, प्राइमरी फॉलिकल। तीसरा फॉलिकल कौन सा होता है, वेसिकुलर फॉलिकल। चौथा फॉलिकल कौन सा होता है, ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल के बाद में इसमें रैप्चर की घटना होती है। रैप्चर मतलब फटना, ग्राफिन फॉलिकल का फटना। फटने के बाद में क्या होता है कि जो ओवा है वो तो बाहर निकल जाता है और जो ओवा आगे कहाँ चला जाता है, अंडवाहिनी में चला जाता है निषेचन के लिए। उसके बाद में जो पुटक कोशिकाएं जो फट जाती हैं वो पट्टी पुटक कोशिकाएं जो हैं वो इकट्ठा हो जाती है, उस संरचना को कहते हैं कार्पस हिमोरेजिकम। क्या कहा जाता है, कार्पस हिमोरेजिकम। और कार्पस हिमोरेजिकम की जो कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर क्या होता है कि पीली वसा की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं जिससे एक संरचना बनती है। उन पीली वसा की बूंदों को ल्यूटीन कहा जाता है और उन ल्यूटीन से बनी हुई पुटक कोशिकाएं क्या कहलाती है, कार्पस ल्यूटियम कहलाती है। कार्पस ल्यूटियम के बाद में अगली अवस्था कौन सी आती है, कार्पस एल्बिकेंस। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये सारे जो पुटक हैं ये सारे क्या हैं कि अंडाशय के अंदर विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अब जब एक अंडे का निर्माण होता है तो पुटक का निर्माण उसके साथ साथ चलता रहता है। तो पुटक निर्माण और अंडाणु निर्माण की क्रिया साथ साथ चलती है, इसलिए कहा जाता है कि एक अंडाशय के अंदर पुटक भिन्न भिन्न अवस्थाओं के अंदर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि पुटक बनते कैसे हैं, पुटक बनते कैसे, इनकी बात अपने आप करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा क्या होता है कि जब एक महिला या लड़की अपनी माता के गर्भ में होती है तभी उसके अंदर क्या है, पुटक निर्माण की क्रिया शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाता है, पुटक निर्माण की क्रिया, यानी यूँ कह सकते हैं अंडाणु निर्माण की क्रिया शुरू हो जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले अणजनन जब है शुरू हो जाएगा, तो अणजनन जब शुरू होता है तो उस दौरान क्या होता है कि इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। इन कोशिकाओं को हम ये कह सकते हैं पुटक कोशिकाएं। क्या कहते हैं इनको, हम पुटक कोशिकाएं कहते हैं। और ये पुटक कोशिकाएं जो हैं इनको ग्रेनुलोसा कोशिकाएं भी कहते हैं। और ग्रेनुलोसा कोशिकाएं जो है ये सारी किसका निर्माण करती है, पुटक का निर्माण करती है, जो पुटक आपको दिख रहा है। अब जर्मिनल एपिथेलियम से इन पुटक कोशिकाओं का निर्माण होता है और साथ में क्या होता है कि जर्मिनल एपिथेलियम से इन पुटक कोशिकाओं का निर्माण होता है और साथ में जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा ही इस अंदर जो ये एक ऊगोनिया है, ये कौन सी कोशिका है, ऊगोनिया, इसका निर्माण हो जाता है। कब, जब एक लड़की अपनी माता के कहाँ होती है, गर्भ में होती है, तो उस दौरान इसके अंदर ये पुटक निर्माण की क्रिया शुरू हो जाती है। और पहला बनने वाला पुटक कौन सा होता है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल। अब प्रीमोर्डियल फॉलिकल के अंदर फॉलिकुलर सेल्स हैं और फॉलिकुलर सेल्स के बाद में क्या है, ये कौन सी है, ऊगोनिया। अब ये ऊगोनिया क्या है, आगे अगली अवस्था वृद्धि अवस्था में चली जाती है जिसको कहते हैं प्राइमरी ऊसाइट अवस्था। क्या कहते हैं इसको, प्राइमरी ऊसाइट स्टेज कहते हैं। और प्राइमरी ऊसाइट स्टेज और ये जो पुटक कोशिकाएं ये मिलकर क्या बनाती है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल कहलाती है। और फॉलिकुलर सेल यानी ग्रेनुलोसा कोशिका भी कह सकते हैं इन पुटक कोशिकाओं को। तो पुटक कोशिका कह दो, ग्रेनुलोसा कोशिका कह दो, फॉलिकुलर सेल कह दो, ये सारी कोशिकाएं जो हैं किससे बनती हैं, इस जर्मिनल एपिथेलियम से बनती हैं। और जो अंदर वाली ये जो
oogonia से प्राइमरी oocyte बनी, ये भी किससे बनी? अपने इस जर्मिनल एपिथेलियम से। अब क्या होता है आगे कि हमने बात की थी स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर 3 घटनाएं होती हैं, गुणन प्रावस्था, वृद्धि और परिपक्वन। अब होता क्या है कि जब लड़की अपने माता के गर्भ में होती है तो उसके अंदर गुणन प्रावस्था आ जाती है जिससे oogonia और पुट्टक कोशिका बनती है। फिर वृद्धि प्रावस्था के अंदर जाती है तो इसके अंदर क्या बन गया? ये प्राइमरी oocyte बन गया। अब प्राइमरी oocyte बनने के बाद में अगली अवस्था कौन सी शुरू होती है? परिपक्वन। परिपक्वन में आपको पता है पहला विभाजन कौन सा हुआ? अर्धसूत्री फर्स्ट। अर्धसूत्री फर्स्ट की पहली अवस्था होती है प्रोफेज फर्स्ट। कौन सी होती है? प्रोफेज फर्स्ट। तो ये जो अंदर मौजूद प्राइमरी oocyte है ये आगे परिपक्वन अवस्था में प्रोफेज फर्स्ट में जब जाता है तो ये विभाजन होना चाहता ही है, और परंतु विभाजन नहीं हो पाती। कारण उसका क्योंकि ये जो पुट्टक कोशिकाएं हैं इनके द्वारा पुट्टक प्रेरक संदमनकारी हार्मोन स्रावित होता है। पुट्टक प्रेरक संदमनकारी हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है। ये पुट्टक प्रेरक संदमनकारी हार्मोन क्या करता है? इस पुट्टक को इसी अवस्था में बने हुए रहने के लिए प्रेरित करता है, यानी प्रीमोर्डियल फॉलिकल को वेजिकुलर में प्रीमोर्डियल फॉलिकल को प्राइमरी फॉलिकल में चेंज नहीं होने देता, बल्कि प्रीमोर्डियल को प्रीमोर्डियल में रहने के लिए प्रेरित करता है। कौन सा? पुट्टक प्रेरक संदमनकारी हार्मोन। और पुट्टक प्रेरक संदमनकारी हार्मोन जो है ये किसके द्वारा स्रावित होता है? इन पुट्टक कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो प्राइमरी oocyte है वो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर ही यहाँ पर रहती है। अब क्या होगा? लड़की का जन्म हो जाता है। जन्म होने के बाद में क्या होता है कि जब लड़की 12 से 14 वर्ष की आयु में जाती है तो उस दौरान उसके अंदर हार्मोन बनता है FSH, जिसको कहते हैं पुट्टक प्रेरक हार्मोन। कौन सा? पुट्टक प्रेरक हार्मोन। ये पुट्टक प्रेरक हार्मोन क्या करता है? जैसे ही बनता है तो पुट्टक प्रेरक संदमनकारी हार्मोन बनना बंद हो जाता है, और ये बनना जैसे ही बंद होता है तो उस दौरान क्या होता है? ये पुट्टक कोशिका विभाजन शुरू कर देती है। ये इसके अंदर प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट अवस्थाएं पूरी होती जाती है यहाँ तक आते आते। तो साथ में पुट्टक कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये अगला पुट्टक कौन सा बन गया? प्राइमरी फॉलिकल। और प्राइमरी फॉलिकल बनने के बाद में अगला फॉलिकल कौन सा बनता है? वेजिकुलर। वेजिकुलर फॉलिकल में पुट्टक कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी। साथ में इसके अंदर जो है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट अवस्थाएं पूरी हो जाती हैं। और साथ में क्या होता है? यहाँ अंदर एक गुहा बन जाती है। इस गुहा को एंट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंट्रम या वेजाइकल कहते हैं। तो वेजाइकल बनने के कारण इसको कहा जाता है वेजिकुलर फॉलिकल। अब देखिएगा यहाँ जो गुहा बन रही है इसके अंदर एक द्रव भर जाता है जिसको हम कहते हैं वेजिकुलर फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको वेजिकुलर फ्लूइड कहते हैं या पुट्टकीय द्रव कहते हैं। उस या फॉलिकुलर फ्लूइड भी कहते हैं। उस फॉलिकुलर फ्लूइड का स्त्राव कौन करती है? ये पुट्टक कोशिकाएं करती हैं। और ये पुट्टक कोशिकाएं उस पुट्टकीय द्रव का स्त्राव करती है तो उसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की सांद्रता पाई जाती है। अब क्या होता है कि अर्धसूत्री सेकेंडरी विभाजन की अंतिम अवस्थाएं आ जाती है, तो जिससे क्या होता है? एक परिपक्व पुट्टक का निर्माण होता है जिसको कहते हैं ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल में फिर क्या होता है कि पुट्टक कोशिकाएं तो पाई जाती है बाहर की, और कुछ विशेष कोशिकाएं इकट्ठा होकर के थीका नाम की लेयर का कर लेती है। और थीका 2 भागों में बंटा होता है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। तो थीका बन जाती है 2 लेयर में, एक्सटर्ना और इंटरना, प्लस में पुट्टक कोशिकाएं होती है। साथ में यहाँ पर अर्धसूत्री सेकेंडरी विभाजन कंप्लीट हो चुका होता है लगभग। तो यहाँ पर कुछ विशेष अतिरिक्त झिल्लियाँ भी बन जाती है, अतिरिक्त आवरण भी बन जाते हैं, जिनको अपने कल डायग्राम में बढ़ा करके देखेंगे। तो ग्राफ में फॉलिकल परिपक्व पुट्टक होता है। अब आगे क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक यानी प्रीमोर्डियल फॉलिकल से ग्राफिन फॉलिकल बनने के लिए अगर एडिनो हाइपोफाइसिस का कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? FSH हार्मोन जिम्मेदार होता है। और ये जो ग्राफिन फॉलिकल है ये रक्त चक्र के 14वें दिन बन जाता है। कौन सा दिन बन जाता है? 14वें दिन बन जाता है। जैसे 14वें दिन बनता है तो LH हार्मोन की सांद्रता बढ़ जाती है। अब LH हार्मोन जैसे बढ़ता है तो थीका जो लेयर है उसके द्वारा अपघटनकारी एंजाइम स्रावित होते हैं जिससे ये लेयर टूट जाती है। टूटने से यहाँ प्रोस्टाग्लैंडिन और बनता है। वो प्रोस्टाग्लैंडिन अंडाशय द्रव को अंदर भर देता है। अंडाशय द्रव जैसे ही अंदर भरा जाता है तो पुट्टक फट जाता है। फटते ओवा या सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाते हैं अंडवाहिनी की ओर जाने के लिए। शेष जो पुट्टक कोशिकाएं हैं वो इकट्ठा हो जाती है। इकट्ठा होकर के उस संरचना को कहते हैं कार्पस हेमोरेजिकम। और कार्पस हेमोरेजिकम के अंदर पीली वसा की बूंदें इकट्ठी हो जाती है जिनको ल्यूटीन कहा जाता है। और ल्यूटीन युक्त वसा की छोटी बूंदों से बनी संरचना कार्पस ल्यूटियम कहलाती है। और कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव होता है जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन है, यानी वो गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन है। उसके बाद में यदि इस अंडे का निषेचन हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम 9 महीने बनी रहती है। और अंडे का निषेचन मान लें अपने नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम फिर क्या है 28वें दिन के दौरान ही कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाती है और नया रक्त चक्र प्रारंभ हो जाता है। तो ये महिलाओं के अंदर अंडाशय की स्थिति है। तो यहाँ पर देखिएगा कि जैसे ही वेजिकुलर फ्लूइड बनता है तो जो फॉलिकुलर फ्लूइड है इसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है। कार्पस ल्यूटियम के द्वारा कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है। पुट्टकों को अगली अवस्थाओं में ले जाने के लिए एडिनो हाइपोफाइसिस का FSH हार्मोन जिम्मेदार है। और इस
ग्राफिन फॉलिकल के फटने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? एडेनोएपिफाइसिस का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये 4 हार्मोन यहाँ साथ में अपने पढ़ लिए हैं और कल अपने ग्राफिन फॉलिकल की संरचना देखेंगे और इससे जुड़ी हुई जानकारियाँ देखेंगे। थैंक यू।